गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री पॉइंट। आज का जो हम लोग का पहला प्रश्न है कि वर्ली किसान आंदोलन किस वर्ष हुआ था। तो जब हम लोग पिछले प्रैक्टिस सेट में बात कर रहे थे तो विभिन्न किसान आंदोलनों के बारे में हमने बात किया था कि वो कब कब हुए थे। तो उसमें हमने बात की थी कि वर्ली किसान आंदोलन जो है महाराष्ट्र में मुंबई के पास एक नासिक जगह है, वहां से कुछ दूरी पर वर्ली नामक स्थान पे हुआ है। ठीक है, और ये कब हुआ है? 1945 में हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न है, गांधी जी का पांचवा पुत्र निम्नलिखित में से किसे कहा जाता था। तो आप लोग देखेंगे गांधी जी के वैसे तो चार पुत्र थे, लेकिन जो इसमें ऑप्शन में जमनालाल बजाज हैं, इनको इनका पांचवा पुत्र माना जाता है। ठीक है, ये इसको अपने पांचवें पुत्र की संज्ञा देते थे। अगला प्रश्न है, उत्कल क्रांति सभा का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन है बाबा रामचंद्र, स्वामी सहजानंद, गौरी शंकर मिश्र और मालती चौधरी। ठीक है, तो जो बाबा रामचंद्र हैं, इन्होंने अवध किसान सभा की स्थापना की। स्वामी सहजानंद बिहार प्रांतीय किसान सभा और अखिल भारतीय किसान सभा से जुड़े हुए हैं। और जो गौरी शंकर ओझा हैं आपके, वो आपके उत्तर प्रदेश किसान सभा से जुड़े हुए हैं। ठीक, और मालती चौधरी के द्वारा जो 1935 में उत्कल प्रांतीय किसान सभा की क्या की गई है, स्थापना की गई है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अल बरूनी के अनुसार कुषाणों के उत्तराधिकारी कौन थे जिन्होंने 11वीं सदी में उत्तर भारत पर शासन किया। तो ऑप्शन है परमार, हिंदू शाही, कलचुरी और गढ़वाल। तो आप लोग देखेंगे कि परमार वंश, ठीक है, जो कि मालवा पे शासन कर रहा था, जिसका संस्थापक जो है आपका उपेंद्र है, जिसको कृष्णराज के नाम से भी जानते हैं। इसका प्रथम प्रभावी शासक सियक द्वितीय है। ठीक है, और हिंदू शाही शासक, तो हिंदू शाही शासन की जो स्थापना है, जो कुषाणों के उत्तराधिकारी थे, इसकी स्थापना जो है कल्लर नामक एक ब्राह्मण ने की थी, जो कि तुर्की शाही वंश के लगरतुमान का क्या था, प्रधानमंत्री या वजीर था। ठीक है, अब जो कलचुरी वंश है, इसको हम लोग चेदी वंश या हय वंश के नाम से भी जानते हैं। इसके जो संस्थापक रहे हैं, उनका नाम है आपका कोक्कल प्रथम। ठीक है, कोक्कल प्रथम ने इस वंश की स्थापना की है। और जो गढ़वाल डायनेस्टी है, इसकी स्थापना जो है चंद्रदेव ने की है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हिंदू शाही वंश है। ठीक है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सिक्का प्रचलन में नहीं था। जीतल तो प्रचलन में था। ठीक है, इल्तुतमिश ने सबसे पहले जारी किया। अदरी नामक जो सिक्का था वो मोहम्मद बिन तुगलक ने जारी किया। टंका सबसे पहले इल्तुतमिश ने जारी किया और इसी ने टंके पर टकसाल का नाम उल्लिखित कराने की परंपरा प्रारंभ की मध्यकाल में। और जो दाम है, आप लोग देखेंगे कि ये मुगल काल में प्रचलित हो रहा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो दाम होगा। अगला प्रश्न है, वली एवं अमीर के पद को किस सुल्तान ने अलग कर दिया। ठीक है, तो ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, नासिरुद्दीन महमूद, फिरोज तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक। तो आप लोग देखेंगे कि वली उल खराज नामक एक अधिकारी की नियुक्ति करता है मोहम्मद बिन तुगलक, और उससे इक्काओं से राजस्व वसूलने का अधिकार ले लेता है। तो वली और अमीर के पद को कौन पृथक करता है? मोहम्मद बिन तुगलक करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस महान व्यक्ति ने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की थी। तो ऑप्शन है लाला लाजपत राय, तिलक, सीआर दास और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो लाला लाजपत राय है। इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना तो की, एक बीमा कंपनी की भी स्थापना की थी, जो जिसका नाम कुछ लक्ष्मी बीमा कंपनी था। ठीक है। अगला प्रश्न है, वेदांत ज्योतिष के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो आप लोग देखेंगे कि आर्कटिक होम्स, वेदांत ज्योतिष, ये सब किताब किसने लिखी है? बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने, आप लोग को पता ही है कि कौन सी किताब लिखी हुई है। इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना करी थी। ठीक है, और सत्यार्थ प्रकाश नामक एक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने कहा कि राजमुकुट का प्रत्येक मोती दरिद्र किसान के आश्रुपूर्ण नेत्र से गिरे हुए रक्त बिंदु का ठोस रूप है। तो ये जो ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, इसमें से अमीर खुसरो ने यह बात कही हुई है। ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार बादशाह कितने स्तर पर आधारित होते हैं। ठीक है, होते थे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है इसमें से वो दो है। बादशाह के दो प्रमुख स्तंभ थे, विजय और शासन। ठीक है, तो विजय और शासन दोनों के लिए बर्नी कहता था सेना की जरूरत है, तो सेना ही बादशाह है, और बादशाह से ही बादशाह सेना से है। ठीक है, ये बर्नी का कथन है। ठीक, तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे आधुनिक ऋषि के नाम से जाना जाता है। तो लाला लाजपत राय, राजा राम मोहन राय, एमजी रानाडे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आप लोग देखेंगे कि एमजी रानाडे ने विधवा विवाह से लेके जाति प्रथा, समाज सुधार और शिक्षा व्यवस्था, इन सारी चीजों से जुड़े हुए थे, और राजनीतिक सुधारों से भी जुड़े हुए थे। इसके लिए बार बार वो प्रार्थना समाज और
पूना सार्वजनिक सभा के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को अवगत करा रहे थे, तो इनको जो है आधुनिक ऋषि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इन्होंने अखिल भारतीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना की थी 1887 में, रानाडे ने, ठीक है। अगला प्रश्न है, दिल्ली में स्थित जमाली कमली मस्जिद का निर्माण किसके काल में हुआ था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो मुगल काल में हुआ था। अब मैं आप लोगों को एक चीज मैं बार बार बता दे रहा हूँ कि मैं इसमें जो भी क्वेश्चन बताता हूँ, एक भी क्वेश्चन मैं अपने मन से नहीं बताता, एक कहीं ना कहीं प्रश्न आपके टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर और इंट्रेंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो मुगल है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन राज्य पत्राचार विभाग था? तो ऑप्शन है दीवाने अर्ज, तो आप लोग देखेंगे सैन्य विभाग था। दीवाने खैरात, शादी विवाह से संबंधित विभाग था जिसकी स्थापना फिरोज तुगलक करता है। दीवाने इंसा, इसका प्रमुख दबीर मुमालिक होता था, यही राज्य पत्राचार से संबंधित था। दीवाने रसातल विदेश विभाग था, ठीक है। अगला प्रश्न है, एशिया वासियों के लिए नारा निम्न में से किसके द्वारा दिया गया था? तो ऑप्शन है रास बिहारी बोस, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रास बिहारी बोस है। अब जो ऑप्शन में आपको खुदीराम बोस दिख रहे हैं, आप लोग देखेंगे कि मुजफ्फरपुर हत्याकांड में किंग्सफोर्ड के गाड़ी पे बम फेंकने के जुर्म में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जाता है, तो प्रफुल्ल चाकी आत्महत्या कर लेते हैं और जो खुदीराम बोस रहते हैं इनको फांसी दे दी जाती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था रासबिहारी बोस। तो क्या मेरे सम्मुख प्रमाणित, अगला प्रश्न है, क्या कोई मेरे सम्मुख प्रमाणित कर सकता है कि अस्पृश्यता हिंदू धर्म का अभिन्न अंग है? एक कथन किसके है? तो ये जो दिया हुआ है ऑप्शन, इसमें से महात्मा गांधी के हैं। अब बहुत लोग डॉक्टर अंबेडकर को भी समझ सकते हैं क्योंकि वो उस विचारधारा के लोगों के लिए लड़े थे, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं, हिंद स्वराज पुस्तक कब और किसने लिखी? तो हिंद स्वराज पुस्तक 1909 में महात्मा गांधी ने लिखी। इसका अंग्रेजी अनुवाद महादेव देसाई ने किया हुआ है, और कहीं कहीं किताबों में लिखा रहता है कि अंग्रेजी अनुवाद स्वयं जो है महात्मा गांधी ने किया है, जो कि गलत है, ठीक है। इन्होंने इनकी जो हिंद स्वराज पुस्तक थी उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है महादेव देसाई ने माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के नाम से किया, ठीक है। अगला प्रश्न है, खिलजी काल में व्यय के कागजों की देखभाल करने के लिए किस विभाग की स्थापना की गई थी? तो मैंने इसको तो कई बार बता दिया, दीवाने अर्ज रक्षा विभाग, दीवाने मुस्तखराज बकाया राजस्व वसूलने से के लिए था, और दीवाने वकूफ जो है कागजों की देखभाल के लिए था, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, पैगंबर के कथनों और कार्यों का वर्णन कहलाता है? तो पैगंबर के कथन और जो कार्यों का वर्णन है वो हदीस में मिलता है, ठीक है। कुरान में जिब्राइल द्वारा अल्लाह के माध्यम से जो मोहम्मद साहब को उपदेश दिए गए थे उसका वर्णन है। और जो इजमा और कयास है आपके, उसमें से जो इजमा है, जैसे कि कुरान और हदीस में किसी मामले के बारे में नहीं लिखा हुआ है तो सर्वसम्मति से उस पर निर्णय लिया जाता था, ठीक है, तो उसको इजमा कहा जाता था। और कयास क्या है कि मान लीजिए कोई नया मामला आ गया जिसको न कुरान इजमा न हदीस किसी में भी इसका मतलब निर्णय नहीं हो पा रहा है, तब लोग क्या करते थे कि जो इस टाइप की जो सिमिलर मैटर पहले हुए हैं उसके आधार पर एक तर्क के आधार पे, कयास का मतलब तर्क के आधार पे एक निर्णय पे पहुंचते थे, ठीक है। तो पैगंबर के कथनों और कार्यों का वर्णन क्या कहलाता है? हदीस कहलाता है। अगला प्रश्न है, लुबाबुल अलबाब की रचना निम्नलिखित में से किसने की? तो आप लोग देखेंगे कि इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, जिया नकवी ने तो तूतीनामा की रचना की है, मलिक इसामी ने फुतुह सलातीन की रचना की है, नूरुद्दीन मोहम्मद औफी जो है उन्होंने लुबाबुल अलबाब की रचना की है, और इसके साथ ही साथ नूरुद्दीन मोहम्मद औफी ने ही जवामी उल हिकायत नामक बुक की रचना की है जिसमें चुंबकीय कंपास का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, निम्न में से किस व्यक्ति को गांधी जी ने अपनी आत्म अंतर आत्मा का रक्षक बताया था? तो ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, सी आर दास, लाला लाजपत राय और गोपाल कृष्ण गोखले। तो आप लोग देखेंगे कि इसका करेक्ट ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, जिन्होंने 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। राजगोपालाचारी फार्मूला लेकर आए भारत पाकिस्तान के संदर्भ में एक समझौता कराने के लिए जिन्ना और भारतीयों के बीच में, ठीक है, मतलब कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। और 1946 में जब अंतरिम सरकार बनी तो उसमें ये शिक्षा मंत्री भी बनते हैं, ठीक। और जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद एक केंद्रीय मंत्री भी बनते हैं, और 1952 से 54 के बीच में जो सी राजगोपालाचारी हैं ये मद्रास के पहले मुख्यमंत्री भी बनते हैं, और इसके साथ ही साथ 1954 में ये भारत के प्रथम व्यक्ति मिलते हैं जिनको भारत रत्न दिया जाता है, ठीक है। हालांकि 1959 में कांग्रेस से क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं और अपनी एक अलग पार्टी स्थापित करते हैं। अब सी आर दास जो है इनको देश बंधु चित्तरंजन दास के नाम से जाना जाता है, ठीक है।
ये 1921 में अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष बनने वाले थे, लेकिन जेल में होने के कारण इनकी जगह हकीम अजमल खां अध्यक्षता करते हैं, ठीक है, अहमदाबाद में। उसके बाद जब गया में अधिवेशन होता है 1922 में, तो सी आर दास उसकी अध्यक्षता करते हैं और वहीं पे कहते हैं कि हमको असेंबली में जाना चाहिए और असेंबली में घुस के कार्यों को रोकना चाहिए ब्रिटिश सरकार की। तो इसका जो है बाकी कांग्रेसी विरोध करते हैं, तो ये लोग अलग होके 1 जनवरी 1923 को सी आर दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर क्या बनाते हैं, स्वराज्य पार्टी का गठन करते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, सी राजगोपालाचारी, ठीक है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों एशिया छोड़ो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, सी आर दास। तो ये जो कथन है वो वल्लभ भाई पटेल का है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके समूह को तुजारे खास कहा जाता था? खान के, व्यापारियों को, काजी के या सेवा के 3 भाग के? तो आप लोग देखेंगे व्यापारियों के समूह को तुजारे खास कहा जाता था, ठीक। अगला प्रश्न है 1920 के दशक में कृषक व असहयोग आंदोलन के शक्तिशाली होने का समान कारण क्या था? तो हिंदू मुस्लिम एकता, आर्थिक संगठन, सामाजिक कुप्रथाओं के विरुद्ध विद्रोह और कृषक विरोधी ब्रिटिश कानून। तो आप लोग देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद देश की क्या पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, ठीक है। और आप लोग देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध जब चल रहा था तो उत्पादन अचानक से बढ़ गया था, लेकिन जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, उत्पादन तो वैसे ही होता रहा, लेकिन मांग में गिरावट आ गई, जिसकी वजह से एक तरह से देखा जाए तो अर्थव्यवस्था की डिक्लाइन का दौर आ गया, ठीक है। और वस्तुएं इतनी सस्ती मिलने लगी जिसकी वजह से आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया, क्योंकि मांग थी ही नहीं, सप्लाई बहुत थी, ठीक है। तो उसने जो कृषक और असहयोग आंदोलन को क्या दिया, बल प्रदान किया, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राजनीतिक कैदी निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। तो आप लोग देखेंगे कि जो प्रथम राजनीतिक कैदी माना जाता है वो बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सैयद और लोदी काल के मकबरों का युग किसने कहा है? तो सबको पता है कि पर्सी ब्राउन ने कहा हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान की उपाधि अल इमाम, उल इमाम और अल वासिक बिल्ला थी? तो इस प्रश्न का उत्तर अगर आपको ना भी पता हो तो आप आराम से कर लेंगे, क्योंकि आप इसमें जब पढ़ेंगे तो खुसरो शाह, मुबारक शाह खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और नासिरुद्दीन महमूद। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक है, नासिरुद्दीन महमूद है, खुसरो शाह है, इन तीनों ने खलीफा के प्रति जो है एक तरह से सम्मान प्रकट किया, लेकिन जो मुबारक शाह खिलजी इसने स्वयं को ही खलीफा घोषित कर दिया था, तो इसी ने ये सब उपाधि धारण करी हुई थी और स्वयं को ही खलीफा घोषित किया था। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने अपनी किस पुस्तक में रणथंभौर युद्ध में हुए जौहर को फारसी में जौहर का पहला साक्ष्य माना था? ऑप्शन है तुगलकनामा, नूसिफेहर, खजाइनुल फुतूह, किरानुल सरदैन। तो आप लोग देखेंगे कि ये चारों पुस्तक अमीर खुसरो की है, लेकिन उसमें से खजाइनुल फुतूह में रणथंभौर में हुए जौहर का उल्लेख है और जिसको एक पहला फारसी उल्लेख कहता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, देश नामक पत्रिका का संपादक निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था संपादन? ठीक है, तो महात्मा गांधी, राजेंद्र लाल मित्र, राजेंद्र प्रसाद और सिंधु राज। तो जो राजेंद्र प्रसाद है उनके द्वारा इसका किया गया था, ठीक है। किसने लिखा है कि वजीर को अला एक कलम अर्थात योद्धा के बजाय विद्वान होना चाहिए? तो ये बात राजनीति के मध्य एशिया में राजनीति के प्रमुख जानकार और विचारक निजामुल मुल्क तूसी ने कहे अपनी पुस्तक सियासत नामा में, ठीक है। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में किस सुल्तान के द्वारा दीवान अमीर कोई विभाग की स्थापना की गई थी? तो आप लोग देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषकों की स्थिति को सुधारने के लिए तकाबी ऋण प्रदान किए और एक उनके लिए अलग विभाग की स्थापना की, दीवान अमीर कोई। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो मोहम्मद बिन तुगलक है। अगला प्रश्न है, भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित करने वाले प्रथम मजदूर नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो आप लोग देखेंगे कि इसका जो करेक्ट आंसर है एन.एम. लोखंडे हैं, जिन्होंने 1890 में जो है बंबई मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना करी थी, ठीक है। लेकिन प्रथम आधुनिक एसोसिएशन या मजदूर संघ की स्थापना 1918 में वीपी वाडिया ने मद्रास मजदूर संघ के नाम से मद्रास में की थी, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है एन.एम. लोखंडे। इनका पूरा नाम है नारायण मेघजी लोखंडे। अब फिरोज तुगलक के 24 कष्टदायक करों के स्थान पे कितने कर लगाए थे? तो उसने शरीयत के अनुसार 4 कर लगाए और बाद में उलेमा की सहमति से एक 5वां कर लगाया, जिसको सब्बे हर्फ कर कहते हैं, जो कि नहरों से सिंचाई पे लिया जाता था, ठीक है। तो 4 इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी और उसके लिख दिया गया, सॉरी, महात्मा गांधी और उनके साथियों द्वारा दांडी मार्च कब शुरू किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 12 मार्च 1930 है। इस दिन दांडी मार्च प्रारंभ किया गया और 5 अप्रैल को ये लोग पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 को प्रतीकात्मक रूप से नमक बनाकर इन्होंने नमक कानून को तोड़ के सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या किया था, प्रारंभ किया था, ठीक है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्रांतिकारी को भगत सिंह का मार्गदर्शक एवं चाणक्य माना जाता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका सुखदेव। ठीक है, अब आप लोग देखेंगे कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी जाती है लाहौर षड्यंत्र केस के मामले में। ठीक है, अगला प्रश्न है, मैं नास्तिक क्यों हूं निम्नलिखित में से किसकी प्रसिद्ध रचना है? सुखदेव, भगत सिंह, रास बिहारी बोस और चंद्रशेखर आजाद। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है भगत सिंह। और इसमें एक और ऑप्शन दिख रहा है आपको, रास बिहारी बोस। अब रास बिहारी बोस जो है इनके द्वारा जो किया गया है 1911 में, जब दिल्ली दरबार का आयोजन हो रहा था और लॉर्ड हार्डिंग पे इन्होंने बम फेंक के भाग गए, कहाँ, जापान भाग गए थे। वहां पे इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करी 1942 में। और आप लोग देखेंगे कि यही इनवाइट करते हैं सुभाष चंद्र बोस को क्या करने के लिए, जो वहां पे आजाद हिंद फौज थी, जिसका जो गठन है कैप्टन मोहन सिंह ने किया हुआ था, उसका नेतृत्व संभालने के लिए। ठीक है, आप लोग देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जाते हैं और आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभालते हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है? भगत सिंह। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में हिंदुओं के सामाजिक मामलों में सरकार द्वारा निर्णय लेने के लिए उपयुक्त कानून क्या कहलाता था? तो ऑप्शन है निसार, गैरसरी, केरानी और निसाब। तो ये क्वेश्चन 2016 में पूछा हुआ है किसी एग्जाम में, मुझे याद नहीं आ रहा। इसका करेक्ट ऑप्शन है गैरसरी, और क्या है मुझे भी नहीं पता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन में सी राजगोपालाचारी ने भाग नहीं लिया था? मैंने आप लोगों को बताया कि सी राजगोपालाचारी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शाही कारखाने की देखभाल करता था या उच्च श्रेणी का मलिक क्या कहलाता था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो मुशर्रिफ है। मुशर्रिफ जो है शाही कारखाने का प्रमुख था। और शाही कारखाने दिल्ली सल्तनत में कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार के, रातवी और गैर रातवी। रातवी सरकार समर्थित थे, मतलब सरकार उनको फंड करती थी। गैर रातवी जो है प्राइवेट थे। अब वजहदार क्या होता है? वजहदार, वजह का मतलब होता है राजस्व, मतलब राजस्व वसूलने वाला वजहदार कहलाता था। इसको इक्ता और मुक्ता भी कहते थे। ठीक है, खास खेल सेना की एक इकाई है। और कोतवाल शहर का प्रमुख होता था। ठीक है, किलेदार भी इसको कभी कभी कहा जाता था। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है मुत्सर्री। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जिस जमीन पर हर साल बुआई होती थी उसे क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन है जजिया, पोलज और कनकूत। तो आप लोग देखेंगे कि जजिया एक धार्मिक कर है, कनकूत जो है एक प्रणाली है भू राजस्व वसूलने की, और जो पोलज है इस पे हर साल बुआई होती थी। तो आज हमने 40 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। ठीक है, और अभी हम लोग थोड़ा क्वेश्चन को बहुत फास्ट कर रहे हैं, और जो जो समझ में आ रहा है उस प्रश्न को एक्सप्लेन भी कर दे रहे हैं। तो अब हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।